नमस्कार। चलिए आज आधुनिक भारत के 200 साल की वो महागाथा समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो व्यापार से शुरू हुई, राज तक पहुंची और फिर आज़ादी पर खत्म हुई। कभी सोचा है एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी जो हजारों मील दूर एक छोटे से द्वीप से आई थी, वो कैसे दुनिया के सबसे अमीर और विशाल भूभागों में से एक पर कब्जा कर लेती है। देखिए, ये सिर्फ तलवार के दम पर नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत मजबूत सोच थी। इस सोच का नाम था ओरिएंटलिज्म। ये एक ऐसा चश्मा था जिससे पश्चिम पूर्व को देखता था, पिछड़ा, रहस्यमयी और जिसे सुधारने की जरूरत है। इसी सोच ने व्हाइट मैन्स बर्डन यानी गोरों का बोझ जैसी थ्योरी को जन्म दिया। ये एक तरह का वैचारिक लाइसेंस था जो कहता था कि हम पर कब्जा करना और हमें सभ्य बनाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले कैसे व्यापारी शासक बने, फिर उस शासन के खिलाफ पहली बड़ी चिंगारी, उसके बाद कैसे एक राष्ट्र की चेतना जागी, फिर देखेंगे गांधी के नेतृत्व में हुआ महासंग्राम, और आखिर में आज़ादी की सुबह और विभाजन की दर्दनाक राह। चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब यूरोपीय शक्तियां व्यापार के लिए भारत की जमीन पर कदम रखती हैं। ये सब शुरू हुआ लालच से, और वो भी कोई छोटा मोटा लालच नहीं। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत से ले जाए गए सिर्फ एक जहाज की काली मिर्च पर 60 गुना मुनाफा कमाया। 60x। यही वो चुंबक था जिसने पूरे यूरोप को भारत की ओर खींच लिया। और इस दौड़ में सबसे आगे निकली ईस्ट इंडिया कंपनी। कहानी देखिए कैसे आगे बढ़ती है। 1613 में सूरत की एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरुआत होती है, लेकिन जल्द ही उन्हें शाही दहेज में बॉम्बे मिल गया। उन्होंने कलकत्ता की नींव रखी और 1717 तक तो उन्होंने बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार भी ले लिया। ये अब सिर्फ व्यापार नहीं था, ये सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना था। और फिर आया 1757 का वो निर्णायक मोड़, प्लासी की लड़ाई। ये लड़ाई जीती तो गई, पर मैदान में नहीं बल्कि साजिश से। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब के सेनापति को ही खरीद लिया। इसी एक धोखे ने व्यापारियों की कंपनी को शासकों की कंपनी बना दिया, और यहीं से भारत के 100 साल के आर्थिक शोषण का वो दौर शुरू हुआ। जब शोषण और अन्याय की सीमा पार हो जाती है तो विद्रोह होना तय है। ठीक 100 साल बाद 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला बड़ा जन विद्रोह भड़क उठा। ये गुस्सा ना एक दिन में नहीं पनपा था, इसके पीछे थी दशकों की वजहें। भारत की दौलत लगातार लूटी जा रही थी, हमारे धर्म और रीति रिवाजों में दखल दिया जा रहा था, और लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जैसी नीतियां एक एक करके राज्यों को हड़प रही थीं। लेकिन आग लगाने वाली आखिरी चिंगारी बने वो कारतूस जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। इसने हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिकों के धर्म को खतरे में डाल दिया। इतिहास इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे कौन लिख रहा है। अंग्रेजों ने इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कह के छोटा करने की कोशिश की, जैसे ये बस कुछ सैनिकों का गुस्सा था। लेकिन भारतीयों के लिए ये अपनी आज़ादी की पहली संगठित लड़ाई थी, स्वतंत्रता का पहला संग्राम। इस विद्रोह की असफलता की व्यक्तिगत कीमत इस एक शेर में समाई है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया, उनकी कब्र पर ये शब्द लिखे हैं। ये एक युग के अंत का दर्दनाक प्रतीक है। 1857 का विद्रोह भले ही कुचल दिया गया हो, पर इसने एक बड़ा बदलाव लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लेकिन इस विद्रोह की राख से एक नई चिंगारी ने जन्म लिया, और वो थी भारतीय राष्ट्रवाद की भावना। और इस नई चेतना को जगाने का श्रेय जाता है इन महान समाज सुधारकों को। राजा राम मोहन रॉय ने आधुनिक शिक्षा की वकालत की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देकर सांस्कृतिक गौरव जगाया। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराया, और सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक शिक्षा की लड़ाई लड़ी। इन सब ने मिलकर एक ऐसे भारत की नींव रखी जो अपने अतीत पर गर्व करे और भविष्य के लिए तैयार हो। राष्ट्रवाद की इस बढ़ती ताकत से अंग्रेज घबरा गए, तो उन्होंने अपना सबसे पुराना हथियार इस्तेमाल किया, फूट डालो और राज करो। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ये विभाजन सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम आबादी के आधार पर किया गया था ताकि एकता को तोड़ा जा सके। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस घटना ने स्वदेशी आंदोलन को और भी मजबूत कर दिया। और फूट डालो कि इस नीति को 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों से कानूनी रूप दे दिया गया। पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया, यानी मुसलमान सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे।
ये वो जहर था जिसने भारत की राजनीति में धर्म को आधिकारिक तौर पर घोल दिया और जिसकी कीमत देश को दशकों बाद चुकानी पड़ी। और फिर भारतीय राजनीति के मंच पर एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होता है जिसने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और दशा दोनों हमेशा के लिए बदल दी, महात्मा गांधी। गांधी जी के नेतृत्व में पहले बड़े राष्ट्रव्यापी विरोध का कारण था 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट। इसे न वकील, न दलील, न अपील का कानून कहा गया। क्यों? क्योंकि यह सरकार को किसी को भी बिना किसी मुकदमे के सीधे जेल में डालने का अधिकार देता था। इसी कानून के खिलाफ हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बीच 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया। जनरल डायर के आदेश पर हजारों निहत्थे लोगों की भीड़ पर तब तक गोलियां बरसाई गई जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। इस एक घटना ने ब्रिटिश न्याय के ढोंग से पर्दा हटा दिया और पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। कई दशकों के अहिंसक संघर्ष के बाद 1942 में गांधी जी ने आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन। उनका नारा था, करो या मरो, जो इस बात का साफ ऐलान था कि अब पूरी आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। और अब हम कहानी के अंतिम और शायद सबसे जटिल अध्याय पर आते हैं, स्वतंत्रता की प्राप्ति और उपमहाद्वीप का दर्दनाक विभाजन। आज़ादी से पहले के आखिरी कुछ महीने किसी तूफान की तरह थे। कैबिनेट मिशन की नाकामी, डायरेक्ट एक्शन डे की भयानक हिंसा और फिर माउंटबैटन प्लान का आना, जिसने विभाजन को एक अटल सच्चाई बना दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और भारत एक साथ आज़ादी और बंटवारे की ओर बढ़ रहा था। खान अब्दुल गफ्फार खान के ये शब्द विभाजन की इस मानवीय त्रासदी को चीख चीख कर बयां करते हैं, आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। ये उन लाखों बेबस लोगों की आवाज़ थी जिन्हें अपनी ही ज़मीन पर पराया बना दिया गया था। और फिर 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण के साथ भारत की आज़ादी की घोषणा की। एक नए देश का जन्म हुआ था, लेकिन साथ ही विभाजन का गहरा दुख भी था। तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। 200 साल की गुलामी और विभाजन की वो लकीरें आज भी दक्षिण एशिया के 1.5 अरब से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी और उनके भविष्य को कैसे तय कर रही हैं।